आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने सफर पर निकल रहे हैं, अंग्रेजी सीखने का सफर। और हमारे पास इसके लिए सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि कई बेहतरीन लेख, रिसर्च पेपर्स और ऑनलाइन चर्चाओं का पूरा संग्रह है। हाँ, इसमें ऐप्स के रिव्यूज से लेकर बोलने की घबराहट को दूर करने के मनोवैज्ञानिक तरीकों तक, मतलब सब कुछ शामिल है। तो हमारा मिशन साफ है, इस सारे ज्ञान के ढेर में से वो सबसे जरूरी और काम की बातें निकालना जो वाकई में काम करती हैं। एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप तैयार करना। एक ऐसा रोड मैप जो सिर्फ क्या करना है ये ना बताए, बल्कि कैसे और क्यों करना है ये भी समझाए। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि ये स्रोत सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी पर फोकस नहीं करते। बिल्कुल नहीं। असल लड़ाई तो दिमाग में होती है। आत्मविश्वास, मानसिकता और वो सीखने का डर, तो हम इसे हर एंगल से देखेंगे, साइकोलॉजी से लेकर टेक्नोलॉजी तक। तो फिर चलिए सबसे बड़े विलन से ही शुरू करते हैं, वो जो हर लर्नर के रास्ते में खड़ा होता है, बोलने का डर। हाँ, वो अजीब सा एहसास जब कोई अंग्रेजी में कुछ पूछता है और दिमाग एकदम खाली। हाँ, हाथ में पसीना आने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है। कुछ स्रोतों में इसके लिए एक बड़ा फैंसी नाम भी है, ज़ीनोग्लोसोफोबिया। नाम फैंसी है, लेकिन ये फीलिंग बहुत बहुत आम है। और ये समझना जरूरी है कि ये डर आता कहाँ से है। हाँ, इसकी जड़ क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है जो इसी पर बात करता है। वे इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट? हाँ, मतलब हमें लगता है कि कमरे में मौजूद हर इंसान सिर्फ हमें ही देख रहा है, हमारी हर छोटी सी गलती को नोटिस कर रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। ऐसा लगता है जैसे हमारी ग्रामर की गलती पर कोई अलार्म ही बज जाएगा। जबकि सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ध्यान भी नहीं देते। तो फिर इस स्पॉटलाइट से, इस डर से बाहर कैसे निकलें? इसका पहला कदम है सोच में बदलाव लाना। कई लेख ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये मानना कि इसे सीखा जा सकता है। बिल्कुल, ये मानना कि भाषा कोई जन्मजात टैलेंट नहीं, एक स्किल है जिसे मेहनत और सही प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। और दूसरी चीज, खुद से थोड़ा नरमी बरतना, खुद के प्रति दयालु होना। हाँ, ये मानना कि गलतियां इस प्रोसेस का हिस्सा है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। ठीक है, तो माइंडसेट पर काम करना जरूरी है, लेकिन असल दुनिया में जब किसी से बात करनी हो तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं क्या? बिल्कुल है। एक बहुत अच्छी सलाह जो कई ब्लॉग्स में बार बार दिखी वो थी, छोटे से शुरू करें। सीधे 1 घंटे की बातचीत का लक्ष्य न रखें। एकदम, किसी से बस हाउ आर यू पूछने से शुरू करें। एक और बढ़िया तरीका है, ग्रुप में बोलने के बजाय एक एक करके बात करना। हाँ, उससे दबाव काफी कम हो जाता है। और शायद ऐसे किसी के साथ प्रैक्टिस करना जो हमें जज ना करे। एकदम सही। एक सपोर्टिव पार्टनर खोजना तो गेम चेंजर हो सकता है। एक सोर्स में लुइसविल पब्लिक लाइब्रेरी का उदाहरण था, जो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन क्लब चलाते हैं। अच्छा, जहां आप बिना किसी डर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही स्मार्ट हैक भी है, उन स्थितियों के लिए पहले से तैयारी करें जिनसे आप डरते हैं। मतलब जैसे अगर मुझे डर है कि मैं बोलते बोलते कोई शब्द भूल जाऊंगा। हाँ, तो उसके लिए कुछ सेफ्टी फ्रेजेस याद कर लें। जैसे सॉरी आई कांट रिमेंबर द वर्ड, व्हाट आई मीन इज, या अगर कुछ समझ ना आए तो घबराने के बजाय पूछें, कुड यू से दैट अगेन प्लीज। ये तो बहुत काम की चीज है। ये छोटे छोटे वाक्य आपको एक तरह से कंट्रोल का एहसास देते हैं। बिल्कुल, आप असहाय महसूस नहीं करते और यहीं से आत्मविश्वास बढ़ना शुरू होता है। वाह! तो एक बार जब हम इस डर वाले पहाड़ पर थोड़ी चढ़ाई कर लें, तो अगला कदम आता है असल में अपनी स्किल्स को तराशने का। और मैंने सुना है कि बोलने से पहले अच्छा सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। मैंने तो हमेशा सोचा था कि सुनना मतलब बस सुनना होता है, पर एक अकादमिक जर्नल ने मेरा नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने इसे 2 अलग-अलग तरह की एक्टिविटी में बांटा है। हाँ, ये एक बहुत जरूरी फर्क है। पहला है इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग, इसे आप एक तरह की दिमागी कसरत समझ सकती हैं। आप एक छोटा सा ऑडियो क्लिप लेते हैं, शायद 2-3 मिनट का, और उसे पूरे ध्यान से बार बार सुनते हैं। अच्छा, ताकि हर शब्द, हर उच्चारण समझ में आए। एकदम। आपका लक्ष्य होता है उच्चारण, ग्रामर, हर चीज को पकड़ना। यहाँ फोकस एक्यूरेसी पर होता है। और दूसरा वाला शायद इसका उल्टा है। बिल्कुल, उसे कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। ये कसरत नहीं बल्कि मनोरंजन है। जैसे कोई पॉडकास्ट सुनना या ऑडियो बुक। हाँ, यहाँ आपका लक्ष्य हर शब्द को समझना नहीं, बल्कि कहानी के सार या बातचीत के बहाव को पकड़ना है। ये आपकी समझ और फ्लुएंसी को बढ़ाता है। तो एक नींव मजबूत करता है, दूसरा भाषा के साथ सहज बनाता है। सुनने को बेहतर बनाने के लिए एक और शब्द जो बार बार सामने आया वो था शैडोइंग।
ये सुनने में थोड़ा जासूसी वाला काम लगता है भी कुछ वैसा ही। शैडोइंग का मतलब है कि आप जो सुन रहे हैं उसे लगभग तुरंत 1 या 2 सेकंड के बाद दोहराते हैं। आप स्पीकर की परछाई बन जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये है कि आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि बोलने का लहजा, लय और उतार चढ़ाव वो सब कॉपी करते हैं। अच्छा, तो ये आपके मुंह की मसल्स के लिए एक तरह की ट्रेनिंग है। बिल्कुल, ताकि वो उन आवाजों को निकाल सकें जो आपकी अपनी भाषा में नहीं है। और जुबान से सही शब्द भी तो निकलने चाहिए। सुनने के बाद अगला कदम है वोकैबुलरी। इस पर स्रोतों में क्या कहा गया है? क्या शब्दों की लिस्ट रटना ही तरीका है? क्योंकि सच कहूं तो वो मेरे लिए कभी काम नहीं किया। और आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर सोर्स इस बात पर सहमत है कि रटना सबसे कम असरदार तरीका है। 2 तकनीकें हैं जो बहुत कारगर हैं। पहली है लिंकिंग मेथड, या जिसे निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स मतलब किसी चीज से जोड़कर याद करना। हाँ, किसी नए शब्द के लिए अपने दिमाग में एक मजेदार या अजीब सी तस्वीर बनाना। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक ब्लॉग में स्पेनिश शब्द साल्तार का उदाहरण था, जिसका मतलब होता है कूदना। ठीक है। इसे याद करने के लिए कल्पना कीजिए कि कोई सॉल्ट यानी नमक के डिब्बे के ऊपर से कूद रहा है। हाँ, अच्छा, सॉल्ट से साल्तार। अब आपके दिमाग में सॉल्ट और कूदने की एक तस्वीर बन गई। ये कनेक्शन इतना मजबूत होता है कि आप उसे भूल नहीं पाते। ये तो बहुत मजेदार है। अब मैं हर शब्द के लिए ऐसी ही तस्वीरें बनाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तकनीक क्या थी? दूसरी है संदर्भ में सीखना, लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट। मतलब शब्दों को अकेले नहीं, वाक्यों में सीखना। इस्तेमाल भी याद रहता है। और इन सब स्किल्स का अंतिम लक्ष्य तो बोलना ही है। इस पर एक बहुत अच्छी सलाह मुझे मिली कि अंग्रेजी में सोचना शुरू करो। ये सुनने में बहुत मुश्किल लगता है। मतलब कोई अपनी सोच की भाषा कैसे बदल सकता है? इसे धीरे धीरे करना होता है। हम में से ज्यादातर लोग पहले अपनी भाषा में सोचते हैं, फिर मन में उसका अनुवाद करते हैं और फिर बोलते हैं। ये प्रोसेस बहुत धीमा है और थकाने वाला भी। हाँ, इस आदत को तोड़ने की शुरुआत बहुत छोटी चीजों से हो सकती है। अपने आसपास की चीजों को मन में अंग्रेजी में लेबल करें, जैसे द कर्टन इज ब्लू या दिस इज ए हेवी बुक। और फिर इसे अगले लेवल पे कैसे ले जाएं? अपने रोजमर्रा के काम करते हुए खुद से जोर से बात करें। जैसे किचन में आप कह सकते हैं, ओके नाउ आई एम चॉपिंग द अनियंस। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन शायद काम करता हो। बिल्कुल काम करता है। यह आपके दिमाग को सीधे अंग्रेजी में सोचने के लिए ट्रेन करता है। और एक और पावरफुल टूल है अपनी आवाज रिकॉर्ड करना। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा था। जब हम बोलते हैं तो हमें अपनी गलतियां सुनाई नहीं देती, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो साफ पकड़ में आती है। बिल्कुल सही। अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल हर किसी के फोन में है, एप्स। ऐप स्टोर तो एक जंगल की तरह है, हजारों ऐप्स हैं। कोई कैसे तय करे कि कौन सा ऐप उसके लिए सही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और स्रोतों का निचोड़ यही है कि कोई भी एक सबसे अच्छा ऐप नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आपके लक्ष्य के लिए सबसे उपयुक्त ऐप कौन सा है। हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी है गेमिफाइड लर्निंग की, जिसमें डुओलिंगो सबसे बड़ा नाम है। हाँ, वो तो सबने सुना है। कई रिव्यूज कहते हैं कि ये रोजाना प्रैक्टिस की आदत डालने के लिए शानदार है, खासकर बिगिनर्स के लिए। लेकिन एक सवाल है, क्या डुओलिंगो जैसे ऐप्स सच में आपको फ्लुएंट बना सकते हैं, या ये सिर्फ एक टाइम पास गेम बनकर रह जाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में कई समीक्षाएं यही कहती हैं कि डुओलिंगो आदत डालने और बेसिक वोकैबुलरी के लिए बेहतरीन है। लेकिन गहरी समझ और असल बातचीत के लिए आपको ज्यादा स्पेशलाइज्ड टूल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे कि? जैसे लिखने और ग्रामर के लिए ग्रामरली का जिक्र बार बार आता है। ये सिर्फ आपकी गलतियां नहीं सुधारता, बल्कि ये भी बताता है कि वो गलती क्यों है, एक पर्सनल ट्यूटर की तरह। और सुनने और बोलने की प्रैक्टिस के लिए? सुनने के लिए फ्लुएंट यू जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो असली दुनिया के वीडियोस जैसे मूवी ट्रेलर्स, न्यूज़ क्लिप्स को इंटरैक्टिव पाठों में बदल देते हैं। और बोलने की प्रैक्टिस के लिए हेलो टॉक जैसे ऐप्स हैं जो आपको दुनिया भर के नेटिव स्पीकर्स से जोड़ते हैं। और अगर सिर्फ उच्चारण पर काम करना हो? उसके लिए एल्सा स्पीक नाम का एक AI पावर्ड ऐप है जो आपके बोलने का विश्लेषण करता है और आपको बताता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मतलब एक ऐप से सब कुछ करने के बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग टूल्स का एक टूल किट बनाना ज्यादा समझदारी है। बिल्कुल। क्या आपको ऑफिस की मीटिंग के लिए अंग्रेजी चाहिए या दोस्तों के साथ बातचीत के लिए? आपका जवाब ही आपके लिए सही टूल तय करेगा।
ठीक है, तो हमने माइंडसेट की बात की, स्किल्स और टूल्स की भी। अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो कई सीरियस लर्नर्स के मन में आता है। क्या मुझे एक महंगे फुल इमर्शन कोर्स के लिए विदेश जाना चाहिए? $1 मिलियन सवाल, सच में। क्या ये सच में उतना असरदार है जितना कहा जाता है? इस पर सबसे व्यावहारिक चर्चा मुझे एक ऑनलाइन फोरम रेडिट पर मिली, जहां लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए थे, और वहां आम सहमति यह थी कि इमर्शन कोर्स जादुई तो है, लेकिन हर किसी के लिए और हर स्टेज पर नहीं। अच्छा, तो इसके लिए सही समय कौन सा है? ज्यादातर लोगों का मानना था कि इमर्जन का सबसे ज्यादा फायदा इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर्स को होता है। इंटरमीडिएट मतलब वो लोग जिन्हें बेसिक तो आता है पर जो बोलने में अटकते हैं। एकदम सही। देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप बेसिक चीजें घर पर ही बहुत कम खर्च में ऐप्स या ऑनलाइन कोर्स से सीख सकते हैं। उस स्टेज पर विदेश जाना पैसे की बर्बादी हो सकती है। हाँ, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल पर कई लोग एक दीवार से टकराते हैं। वे समझते सब हैं पर बोल नहीं पाते। इमर्जन कोर्स उन्हें उस माहौल में धकेल देता है जहां उन्हें अंग्रेजी में बोलना ही पड़ता है, और वो दीवार टूट जाती है। बिल्कुल। ये उस दीवार को तोड़ने का सबसे तेज तरीका है। और जो लोग पहले से ही एडवांस लेवल पर हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उतना जरूरी नहीं। वे पहले से ही बातचीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इमर्जन एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही समय पर रणनीतिक रूप से किया जाना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में महारत हासिल करने का सफर ग्रामर की किताब से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से शुरू होता है। हाँ, उस स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझना और डर पर काबू पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना। बिल्कुल। फिर सुनने और शब्दावली के लिए सही तकनीकें अपनाना, रटने के बजाय निमोनिक्स जैसी मजेदार ट्रिक्स के इस्तेमाल करना, अपनी जरूरतों को समझकर सही ऐप्स का एक पर्सनल टूल किट बनाना, और इमर्जन जैसे बड़े निवेश के बारे में सोचने से पहले ये देखना कि क्या आप सही स्टेज पर हैं। और अंत में एक विचार जिसके बारे में हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी स्रोतों ने कैसे सीखना है इस पर बहुत जोर दिया, लेकिन एक ऑनलाइन कमेंट ने मेरा ध्यान खींचा, जिसने क्यों का सवाल उठाया था। क्यों? हाँ, इस भाषा को सीखने के पीछे आपकी असली वजह क्या है? क्या ये एक बेहतर नौकरी है, दुनिया घूमने का सपना है, या किसी खास संस्कृति या इंसान से जुड़ने की चाहत है? शायद अपने उस क्यों को साफ साफ समझना। सही, वो सबसे ताकतवर टूल है जो आपको हर रोज प्रैक्टिस करने के लिए प्रेरित करेगा। और हर एक स्रोत इस बात पर सहमत था कि अंत में निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है।